हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे लगभग 60+ MCQs अबाउट दी जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसिंग, जो कि आपके टाउन प्लानिंग के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये टाउन प्लानिंग का जो सिलेबस है वैसे मैंने लिया है आपके RPSC का, लेकिन ये हर जगह पर आपके एलिजिबल है BPSC HPSC में। पार्ट 10 की अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे इसमें जनरल इंपॉर्टेंट हाउसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडियन सिनेरियो ऑफ हाउसिंग, डिमांड एंड सप्लाई, हाउसिंग पॉलिसीज, EMAY, मुख्यमंत्री आवास योजना, रेजिडेंशियल हाउस, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सब के क्वेश्चंस हम इस टॉपिक में पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाउसिंग। तो दोस्तों, आप हाउसिंग की डेफिनेशन से क्या समझते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स फॉर शेल्टर, लग्जरी फॉर वेल्दी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की एक फॉर्म हो सकती है और एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है हाउसिंग की हमारे लिए, यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि एक हाउसिंग का मतलब होता है कि एक बेसिक ह्यूमन की नीड है फॉर शेल्टर, मतलब जो लोग हैं वो उस जगह पर आकर आराम से रहें, इसे ही हम हाउसिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो लग्जरी, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए एक लग्जरी शो करने का होता है, एक इन्वेस्टमेंट का टाइप भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। लेकिन अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो बेसिक डेफिनेशन में आएगी कि एक बेसिक ह्यूमन नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाउसिंग। तो हाउसिंग के प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहला और सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है हाउसिंग का, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया है, प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी, हाँ करता है। एनहेंस सोशल स्टेटस, बढ़ाता है। जनरेट इनकम भी जनरेट कर सकता है। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो घर का रोटी, कपड़ा और मकान का होता है वो होता है जो भी व्यक्ति वहाँ रह रहा है उसे शेल्टर, धूप, बरसात, ठंड, छाँव आदि से उसे शेल्टर प्रोवाइड करना और सेफ्टी प्रोवाइड करना, है ना। ये सारी की सारी जो है इसके प्राइमरी फंक्शन है हाउसिंग के। तो हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लगाएंगे बेसिक शेल्टर। ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनएडिक्वेट हाउसिंग ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो इंडिविजुअल्स हैं, इनएडिक्वेट हाउसिंग का क्या इंडिविजुअल और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आता है? तो अगर इनएडिक्वेट हाउसिंग होगी, मतलब इनएडिक्वेट हाउसिंग का मतलब क्या समझ रहे कि जो आपके पास पहली चीज़ तो या तो घर ही ना हो रहने के लिए, और घर हो तो वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सही से किसी नाले के पास में हो, किसी रिवर के पास में हो, तो आप सही से रह नहीं पाए, है ना। तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पर? तो पुअर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हो सकती है, लोगों की परेशान होते हैं, मेंटली परेशान होंगे, फिजिकली परेशान होंगे, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ को ये रिड्यूस कर सकता है। क्राइम रेट्स जो पूरे एरिया में रहते हैं या वहाँ पर क्राइम रेट्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबोव। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमें सही लग रहे हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, व्हाट आर द की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। जो की फैक्टर हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग को डिमांड करने के लिए, वो कौन सा की फैक्टर है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अफोर्डेबिलिटी मतलब वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आता है मेरे पास इनकम एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है, लोकेशन, प्रॉपर्टी वैल्यू, एमिनिटीज एंड सर्विसेज एंड क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। तो सबसे मेन जो की फैक्टर है, वैसे तो सारे की फैक्टर हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग के लिए जो मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो आएगा आपका इनकम एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है दोस्तों, इनकम एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसका यहाँ पर ऑप्शन लगा दें इनकम एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने में कौन कौन से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? पहला है हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लिमिटेड फंडिंग। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जो है लिमिटेड फंडिंग प्रोवाइड करती है और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। फिर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंड की जो इंसफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। अपोजिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स, जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग अगर हम लो इनकम ग्रुप के लिए हाउस बनाते हैं तो वो उसका अपोज करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑल ऑफ दी अबोव। सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हाउसिंग पॉलिसी। हाउसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो दोस्तों अगर मैं हाउसिंग पॉलिसी की बात करूं तो गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है? प्रोवाइड फंडिंग फॉर हाउसिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। रेगुलेट द हाउसिंग मार्केट, लैंड की वैल्यू, कई जगह है ना एक वर्ड यूज़ होता है भू माफिया, तो हाउसिंग मार्केट में जहाँ पर लैंड्स की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है ना। फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में पार्टनरशिप प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे ऑल ऑफ दी अबोव के साथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड इनकम हाउसिंग डेवलपमेंट। मिक्स्ड इनकम हाउसिंग डेवलपमेंट की अगर हम बात करें
कि मिक्स इनकम हाउसिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे ये मेरा एरिया एक रेजिडेंशियल एरिया है, अब यहाँ पर अगर सब टाइप के लोग रहेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई कॉलोनी होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के लोग रहते हैं, है ना। तो हमारा मतलब ये है कि इस एरिया में बड़े लोग भी रह रहे हैं, मिडिल क्लास भी रह रहे हैं और कुछ लोग पुअर लोग भी रह रहे हैं, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आप देखिए हमारे पास ऑप्शन है, रिड्यूस्ड क्राइम रेट्स एंड इम्प्रूव सोशल कोहेजन, क्राइम रेट रिड्यूस होती है और सोशल कोहेजन बढ़ता है, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ता है, अमीर और मिडिल क्लास और गरीबों के बीच में लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरी ज़रूरतों को समझेंगे, तो ये हो सकता है। इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। ग्रेटर एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स, तो जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सेस हो जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्राप्त करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर सम ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हाउसिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में क्या इमर्जिंग ट्रेंड है। तो अभी की तारीख में अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस चली है, हमारी बिल्डिंग को सस्टेनेबल मतलब हम ऐसे मटेरियल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करने लगे हैं, है ना, जो इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं लाइक एयर सन पार्ट डायग्राम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करने लगे हैं, को लिविंग एंड को हाउसिंग अरेंजमेंट्स, मतलब एक ही घर में आप साथ में रह सकते हैं, उसके अरेंजमेंट आपके यहाँ पर किए गए हैं, तो हमारे यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हम लगाएंगे ऑल ऑफ दी अबव। हाउ कैन हाउसिंग कंट्रीब्यूट टू अर्बन डेवलपमेंट, एक हाउसिंग जो है अर्बन डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो सिटी का डेवलपमेंट है वो हाउसिंग के थ्रू कैसे हो सकता है। पहला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग ए स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है अगर वहाँ पर प्रॉपर हाउसिंग होगी तो स्किल्ड वर्कफोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी। बाय क्रिएटिंग वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कम्युनिटीज़, एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कम्युनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो यहाँ पर भी हम जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव के साथ। व्हाट आर सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन ऑन हाउसिंग, रैपिड अर्बनाइजेशन होने के क्या क्या नुकसान है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीज डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, तो जैसा आपने देखा होगा कि अभी जो आप सिटी में रह रहे हैं, जो वहाँ का पोर्श इलाका है या जो मेन सिटी मार्केट के पास का एरिया है, वहाँ पर आज की तारीख में हम लोग घर खरीदना हमारे लिए मतलब बहुत ही मुश्किल की बात है। जहाँ पहले आप 10-12 लाख में बढ़िया शानदार घर बना लेते थे, आज की तारीख में 50 लाख में भी अच्छा घर नहीं बन रहा है ना। तो ये एक सबसे बड़ा है कि डिमांड बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बढ़ जाती है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, सर्विस, अब वो लोग जो हैं बाहर रहने लगेंगे, है ना, दूर दूर रहने लगेंगे, अब वहाँ पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ती है कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे अमीर अमीर लोग रह रहे हैं, यहाँ बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, पुअर, है ना। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इसका भी आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपको जो आपका सब्सक्रिप्शन है वही मुझे मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो हम पढ़ते हैं आगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम, अभी जो है इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है झुग्गी झोपड़ियों में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन रह रही है। लगभग 17% जो पॉपुलेशन है आपकी वो स्लम्स में रह रही है ना। पूरे इंडिया की 17% पॉपुलेशन जो है आज की तारीख में स्लम में रह रही है और ये आंकड़ा बढ़ के 33% तक हो सकता है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, मेन रीज़न क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्टेज का। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि लैक ऑफ अवेलेबल लैंड, लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अब हमें स्किल्ड लेबर वाला ऑप्शन, अब यहाँ पर अगर हमें कई बार हम इसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे, इसको हटा देंगे, लेक ऑफ स्किल्ड लेबर ये नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। लेक ऑफ अवेलेबल लैंड, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग का रीज़न क्या है। देखिए सब लोग क्या है कि आज की तारीख में जो है अर्बन एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं ना। कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, इवन आप जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है आज की तारीख में 2 करोड़ प्लस है ना दिल्ली की पॉपुलेशन। इवन आप सूरत सिटी का नाम लोगे, है ना, जैसे गुजरात में मेजर सिटी है सूरत सिटी, वहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 80 लाख के आसपास है ना। तो इतनी पॉपुलेशन जो है, इतनी पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में रह रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग तो काम करने आ रहे हैं, अब उन्हें हम अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, तो लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है हमारा ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यही आंसर लगाएंगे। वैसे लेक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके अंदर आंसर हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न जो है पहला लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ होमलेसनेस इन इंडिया,
घर नहीं होने का मुख्य कारण है इंडिया के अंदर। पहला है गरीबी, दूसरा है नेचुरल डिज़ास्टर, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और चौथा है मेंटल इलनेस। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर से कई बार लोगों के घर हट जाते हैं, लेकिन वो एक मेन रीज़न नहीं हो सकता। मेंटल इलनेस से भी कई बार हो सकता है, बेघर हो सकते हैं, लेकिन वो मेन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दो मेन रीज़न है, एक पॉवर्टी और एक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो अर्बन प्लानिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं, सिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सिटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से ही जो है पॉवर्टी जनरेट होती है। क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट से ही पॉवर्टी जनरेट होती है। तो मेन रीज़न जो है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, What percentage of India housing stock is estimated to be need for renovation और replacement? आज की तारीख में जितने भी घर बने हुए हैं, जो पुराने धरने पे घर बने हुए हैं, मल्टी स्टोरी बनी हुई है, उनमें से लगभग 50% घरों को, कितने घरों को? 50% घरों को रिनोवेशन और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है ना। जो एक संस्था है उसने एक सर्वे किया, उसके अंदर ये पाया लगभग 50% हर दूसरे घर को एक रिनोवेशन की ज़रूरत है। आप अपना घर भी उसमें उठा के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द मेन चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग हाउसिंग पॉलिसी? जो हाउसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है उसके अंदर मेन चैलेंज क्या है? करप्शन होता है, पॉलिटिकल विल की लेकनेस होती है और पब्लिक अवेयरनेस भी होती है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे चले जाएंगे ऑल ऑफ दी अबोव के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। What is the main difference between rural and urban housing problems? रूरल और अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम के बीच मेन डिफरेंस क्या है? क्या लेक ऑफ फंडिंग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेक ऑफ लैंड हो सकता है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकता है। लेकिन उसने क्या पूछा है? मेन डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम। जो ग्रामीण और अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम है, तो गाँव में तो ज़मीन की दिक्कत है ही नहीं, तो ये तो हट ही जाएगा, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी तो सबके लिए बना ही रही है, दोनों के लिए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लेक ऑफ फंडिंग, अब फंडिंग कहाँ से आ रही? गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रामीण एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं, शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें शहरी क्षेत्र में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, है ना, वाटर सप्लाई की चैनल्स, ठीक है, अलग अलग वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। What percentage of India lives in informal settlement? मतलब कितने प्रतिशत लोग जो हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट, जिनके पास कोई अपना खुद का घर नहीं है, जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17%। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनफॉर्मल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो कि झोपड़ियों में रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 17%। What is the estimated demand for housing in India by 2030 to National Real Estate Development Council? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड डिमांड जो है इंडिया के अंदर, इन्होंने एक सर्वे किया था, उसके अंदर इंडिया के अंदर लगभग 3 करोड़ घर चाहिए, है ना। ठीक है, 2030 तक 3 करोड़ नए घर चाहिए लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन हाउसिंग प्रॉब्लम इन इंडिया? लेक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, ये कॉमन प्रॉब्लम है। होमलेसनेस, इनएडिक्वेट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस सप्लाई ऑफ हाउसिंग। एक्सेस सप्लाई ऑफ हाउसिंग ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज मंथली रेंट फॉर ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ housing.com? जो housing.com है उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखिए, वैसे तो चारों ही सिटी बहुत महंगी है। मुंबई अपनी माया नगरी है, दिल्ली आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली नगरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नगरी है, बेंगलोर IT हब है, पुणे IT हब है। लेकिन अभी भी जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने मांगा है कि मुंबई जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 BHK के लिए लगभग 72,000 से 90,000 1 लाख तक जो है आपको एक 2 BHK हाउस के लिए रेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। बेंगलोर में वही रेट 40-45 हज़ार रुपये है, दिल्ली में भी सेम है, पुणे में भी लगभग इतना ही 22 से 30 हज़ार रुपये। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यही मुझे मोटिवेट करता है। तो हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम कारपेट एरिया और एन अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो LIG को जो हाउस मिलने वाले हैं उसका जो एरिया होगा वो 322 स्क्वायर फीट होगा। अगर 322 स्क्वायर फीट आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, 300, 400, 500, 600 ऐसा दे रखा है, तो आप वहाँ पर 300 स्क्वायर फीट लगा देंगे, है ना। तो ये एक मिनिमम एरिया है जो एक आदमी के पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना। 322 स्क्वायर फीट जो LIG लोअर इनकम ग्रुप वाले जो हैं उनके लिए मतलब दिया गया है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे।
विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन अ पक्का हाउस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितने लोग ऐसे हैं जो पक्के हाउस में रह रहे हैं, किस सिटी में? सबसे जो पढ़ी लिखी सिटी है वहीं लोग पक्के घर में रहेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है केरला की है। तो दोस्तों आप ऐसे याद रखिए, जिसकी लिटरेसी रेट केरला के आई थिंक 91% के आसपास लिटरेसी रेट है, तो वहीं पर लोग जो है सारे के सारे पक्के घर में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक, NBCC, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है उसके लिए HDFC जो है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या करते हैं 6% पे 6.5% पे लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोग अपने सपनों का घर बना सकें। What percentage of Indian population is projected to live in urban areas by 2050 according to the United Nations World Urbanization Report? तो अभी की बात करें तो अभी जो है 31% जनसंख्या जो है भारत की सिटी में रहती है ना, शहरों में रहती है, और 69% जो जनसंख्या अभी भी रूरल एरिया में रहती है ना। नया आंकड़ा शायद चेंज हो गया होगा, तो 33% और 67% आ गया होगा। तो लेकिन 2050 तक ये जो आंकड़ा शिफ्ट होकर 65% जो पॉपुलेशन है आपकी, वो कहाँ रहने लग जाएगी? सिटी के अंदर रहने लग जाएगी, अर्बन एरिया के अंदर रहने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्टार लगा लीजिए आप इसको और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ के साथ। विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया? अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है ना। डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है और सप्लाई के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नेशनल हाउसिंग बैंक नहीं, HDFC, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, जो गवर्नमेंट घर बनाती है गरीब लोगों के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC स्कीम? गवर्नमेंट ने एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम्स लगाई है। प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, टू प्रोवाइड रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर। देखिए एक टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है अर्बन पुअर। अर्बन पुअर क्या होते हैं? जो लोग जो रूरल है ना, जो गांव से आ रहे हैं, अब गांव से आने के बाद उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है ना। अब वो सिटी के अंदर आ रहे हैं, तो सिटी के अंदर वो क्या है कि एक ही घर के अंदर 30-30, 40-40 लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं ना, ठीक है। तो उनके लिए जो माइग्रेंट्स वर्कर होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बिहार का वर्कर राजस्थान में काम करने आया है, कोई गुजरात का वर्कर मान लीजिए महाराष्ट्र में काम करने गया, तो इस टाइप से जो वर्कर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। टू प्रोवाइड रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर एंड अर्बन पुअर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का है प्रोवाइड रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्वेलिंग यूनिट अंडर दी PMAY? PMAY के अंदर जो है मैक्सिमम हाउस साइज ऑफ ड्वेलिंग यूनिट अगर हम देखी जाए तो शायद 622 स्क्वायर फीट है। जब आप उसे चेंज करेंगे तो लगभग वो आपके 45 स्क्वायर मीटर के अराउंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास है ना, अगर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, मिनिमम पूछा है तो आप 30 लगा देना बिना सोचे समझे। मैक्सिमम आपका 45 के अराउंड आपका वो देता है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफर्ड अंडर द क्रेडिट लिंक सब्सिडी सिस्टम PMAY? देखिए जनरली जो है 6.5% की रेट पर, पहले शायद 6% था, अभी शायद उन्होंने बढ़ा दिया है, 6% की रेट पर वो आपको ब्याज देगा, है ना, मतलब ब्याज पर आपको घर बनाने के लिए सब्सिडी देगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6%। प्रधानमंत्री आवास योजना कहता है। विच टाइप ऑफ हाउसिंग इज टिपिकली बिल्ट अंडर द स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इन इंडिया? विच type of housing is typically built under the slum rehabilitation program in India? तो किस टाइप की जो हाउसिंग है वो टिपिकली बनाई जाती है? यहाँ पर देखिए हाई रेज अपार्टमेंट, रो हाउसेस, विलास, बंगलोज। तो ये तो देखो इंडिविजुअल है, तो हाई रेज अपार्टमेंट ही जो है वो टिपिकली बनाए जाते हैं छोटी छोटी स्पेस के लोगों के लिए। जो सिटी है ना, अर्बन एरिया में, कहाँ पर बना रहे हैं? अर्बन एरिया में, दिल्ली में, सूरत में, इस टाइप से, ठीक है। What is the primary reason for high demand for affordable housing in India?
रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, माइग्रेशन टू सिटीज़ हो रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबोव यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ 30वें क्वेश्चन तक बने, 31वें क्वेश्चन तक बने और आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेगा आपको, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। 31वें क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the main aim of the राजीव आवास योजना रे? जो रे है उसका क्या मेन एम है? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर, टू प्रोवाइड सब्सिडाइज टू प्राइवेट डेवलपर्स फॉर कंस्ट्रक्शन लो हाउस कॉस्ट, प्रोवाइड हाउसिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ लग्जरी हाउसिंग। तो नहीं, तो रे का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अर्बन पुअर है, कौन? अर्बन पुअर। यहाँ ध्यान रखिए ना, गाँव के लिए नहीं हो रही, किसके लिए? अर्बन पुअर, शहरी गरीबों के लिए। किसके लिए स्कीम है? शहरी गरीबों के लिए, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल अर्बन हाउसिंग हैबिटेट पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया? सबसे पहले ये 1998 में शायद आई थी, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो 2007 होगा। इसको है ना रिवाइज करके वापस लॉन्च किया गया 2007 में, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 2007 नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी। What is the name of scheme launched by the government in 2020 to provide rental housing of the urban poor? अर्बन पुअर को जो रेंटल हाउस मतलब किराए पे घर देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की है, उसका नाम है ARHC। क्या नाम है? ARHC, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ARHC की फुल फॉर्म क्या है? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ए से कुछ और दे देगा, है ना, ARHC। तो ठीक है, ये जो है रेंटल के लिए, किसके लिए प्रोवाइड की गई है? अपने को ये रेंटल के लिए प्रोवाइड की गई है, ठीक है। विच ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा भैया? सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। होम अफेयर जो होम मिनिस्ट्री नहीं देखती है, फाइनेंस वाले भी नहीं देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट वाले भी नहीं देखेंगे इसको, कौन करेगा? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ ड्वेलिंग यूनिट अंडर द PMAY? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ड्वेलिंग यूनिट की मिनिमम साइज़ है वो लो इनकम ग्रुप के लिए है, वो है 322 स्क्वायर फीट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा 322 नहीं दिया हुआ, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 300 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो यहाँ जो इससे सबसे करीब वाला आंसर है 300 स्क्वायर फीट, उसी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज अवेलेबल अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम इन इंडिया? तो क्या कर सकते हैं वो लोग, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना? तो वो आपको देखिए मैं बताता हूँ, 6.5% की इजी रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, और हो सकता है वो आपको से कुछ ग्रांट प्रोवाइड करें अलग अलग स्टेप में। कि जो BPL से नीचे वाले जो होते हैं उनको क्या करते हैं कि आपको 1 लाख रुपए दिए, है ना, आपने घर का निर्माण चालू कराओ, आप उनके घर का 1 लाख का काम हो गया, फिर आपको वो आके चेक करते हैं, फिर अगले किस्त आपको जारी करते हैं, इस टाइप से वो ग्रांट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। Which Indian state has launched the आवास योजना स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर इन रूरल एरिया? आवास योजना किसने लागू करी? तो है ना, राजस्थान वालों ने ही लागू करी है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग रेजिडेंशियल एरियाज? प्लानिंग एंड डिजाइनिंग रेजिडेंशियल एरिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर मैं बात करूँ, टू इंश्योर मैक्सिमम डेंसिटी, to create aesthetically pleasing neighborhood, to provide affordable housing for all, to encourage car centric living। तो कार सेंट्रिक लिविंग तो अमीरों के लिए है, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारे लिए, है ना। रेजिडेंशियल एरिया के लिए जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो होगा, अब देखिए यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही है ना, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया का ये नहीं हो सकता, मैक्सिमम डेंसिटी भी कभी नहीं होता है ना। डेंसिटी मतलब आपकी पॉपुलेशन वहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ये है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल और टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग नेबरहुड्स, दोनों ही यहाँ पर हमें सही लग रहे हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रेजिडेंशियल एरिया का, कि टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग नेबरहुड, जो नेबरहुड है उसको आपको अच्छे से क्रिएट करना है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन डिजाइन रेजिडेंशियल एरिया? रेजिडेंशियल एरिया के लिए, है ना, क्या मेन कंसर्न होना चाहिए? प्रोक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियल एरिया, क्या वहाँ पर पास में इंडस्ट्री होना चाहिए? ऐसी कोई जरूरी नहीं है। प्रोविजन ऑफ एम्पल पार्किंग स्पेस वैसे होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल एरियाज, है ना। तो इसका जो मेन है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो देखिए ये कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते हैं ना,
घर में रह रहे हैं, अलग अलग घर बने हुए हैं, रो हाउसिंग है, ठीक है, लोगों ने अपना अपना फ्लैट बनाया, तो वहाँ से जो मेन रोड है तो यहीं पर उन्हें जो है एक कोई सिटी बस का स्टॉप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को उनका एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंशियल एरिया एंड कमर्शियल एरिया? जनरली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस दी जाती है, ये 2 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 माइल लगा देंगे, सिंपल आंसर हमारा, ठीक है। तो अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, 40 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, 41वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, और आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही लंबे लंबे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, बहुत सारा टाइम लगता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंशियल एरिया एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप? तो लगभग 500 मीटर के आसपास वो दूर होना चाहिए, है ना। 500 मीटर मतलब लगभग 1.4 माइल या 1.3 माइल के आसपास, है ना। तो यहाँ पर माइल में दिया हुआ है तो हाफ माइल नहीं आएगा, 1/4 माइल आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिकमेंडेड विड्थ ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रीट? जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट है उनकी रिकमेंडेड विड्थ क्या होती है? वो होती है आपकी 30 फीट, है ना। कितनी होती है? 30 फीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिजाइन साइड वॉक्स इन रेजिडेंशियल एरिया? साइड वॉक्स रेजिडेंशियल एरिया में डिज़ाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है? ठीक है, प्रोवाइडिंग एम्पल स्पेस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए साइड वॉक्स क्या होता है, जैसे आपका फुटपाथ जो होता है ना, फुटपाथ, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, वहाँ पर आपको फुटपाथ प्रोवाइड करना है या घूमने के लिए, तो रेजिडेंशियल एरिया में स्ट्रीट वेंडर का क्या काम है ना, क्रिएटिंग ए स्मूथ सरफेस फॉर बाइसिकल, तो बाइसिकल भी उस पर नहीं चलेगी, अलाउइंग मैक्सिमम स्पीड फॉर पेडिस्ट्रियन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो मेन एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि व्हील चेयर की एसेसिबिलिटी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, कि लोग जो हैं व्हील चेयर से उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा मेन, ठीक है। व्हाट इज द रिकमेंडेड परसेंटेज ऑफ ओपन स्पेस इन रेजिडेंशियल एरिया? एक रेजिडेंशियल एरिया में लगभग जो है 20% जो एरिया है वो ओपन स्पेसेस, या तो गार्डन का, ठीक है ना, अलग अलग कम्युनिटी का, इस टाइप से वो ओपन स्पेस अपने को उस रेजिडेंशियल एरिया में देना होता है। व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग? अफोर्डेबल हाउसिंग की जनरल डेफिनेशन क्या है? हाउसिंग दैट इज इनएक्सपेंसिव टू बिल्ड, housing that is subsidized by the government, housing is affordable to low and middle income household, housing that is located in rural area। तो बहुत बेस्ट डेफिनेशन हमें सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, हाउसिंग दैट इज अफोर्डेबल टू लो एंड मिडिल इनकम हाउसहोल्ड, जो लो और मिडिल इनकम हाउसहोल्ड हैं उनके लिए हमें ये हाउसिंग अफोर्ड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। What is the primary objective of affordable housing policies? To increase the supply of affordable housing, to reduce the cost of construction, to promote home ownership, to attract new business of an area। प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या होना चाहिए? सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ा दो भैया, सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, होम ओनरशिप का ऐसा कोई है ही नहीं, बिजनेस भी बढ़ाना नहीं है, तो है ना, सप्लाई जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की वो वहाँ पर बढ़ी हुई होनी चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। Which of the following is not a common type of affordable housing? एक common type of affordable housing नहीं है। पब्लिक हाउसिंग, सेक्शन 1 हाउसिंग वाउचर्स, लो इनकम हाउसिंग टैक्स क्रेडिट, लग्जरी अपार्टमेंट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में लग्जरी अपार्टमेंट आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक है ना। बाकी जो तीनों हैं पब्लिक हाउसिंग, सेक्शन 8 हाउसिंग वाउचर्स, लो इनकम हाउसिंग टैक्स, ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो आप इस आंसर को टिक कर देंगे। देखिए ये जो नोट वाले क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, अभी RPSC का जो पेपर हुआ है हमारा, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर हाउसिंग इज अफोर्डेबल? की फैक्टर है प्राइस ऑफ द होम, ऑब्वियसली बात है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, लोकेशन ऑफ द होम, तो ये सारे के सारे की फैक्टर हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द जनरल रेंज ऑफ इनकम लेवल टारगेटेड बाय अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी? बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द 50% ऑफ द मीडियन इनकम ऑफ एन एरिया, बिलो द 80% ऑफ द मीडियन इनकम ऑफ एन एरिया, बिलो 100% ऑफ द मीडियन इनकम ऑफ एन एरिया। तो लगभग जो वहाँ की मिडिल इनकम है उसके 80% से नीचे अगर आप आते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना, उसके लिए आपको टारगेट किया जाता है कि आप लोगों को ध्यान में रखकर ही
अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, उसका ब्याज डिसाइड किया जाए, लोगों को रहने के लिए घर दिया जाए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बिलो दी 80% ऑफ द मीडियन इनकम ऑफ द एरिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अफोर्डेबल हाउसिंग? क्या रोल होता है गवर्नमेंट का? क्या सारी की सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है? नहीं। टू रेगुलेट हाउसिंग मार्केट टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, हाँ ये कर सकती है। बट अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, टू पार्टनर विद प्राइवेट डेवलपर टू क्रिएट अफोर्डेबल हाउसिंग, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। तो हम जाएंगे इस वाले आंसर के साथ। टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू लो इनकम हाउस होल्ड, फ्री हाउसिंग नहीं प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्राइवेट डेवलपर को पार्टनरशिप देती है ना, घर के लिए, ठीक है। तो अगर आपने मेरे साथ 50 क्वेश्चन पढ़ लिए और अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो हैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, काम करते रहें। व्हाट आर सम कॉमन डिज़ाइन फीचर्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट? भैया लार्ज जगह होनी चाहिए? नहीं भैया, नहीं होनी चाहिए। हाई एंड फिनिशेस नहीं होना चाहिए। ऑन साइट अम्यूनिटी, जिम, स्विमिंग पूल, कोई ज़रूरत नहीं। गरीब लोगों की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, सस्टेनेबिलिटी लाइक सोलर पैनल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग मटीरियल। तो इनमें से हम जो जाएंगे, किस आंसर के साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग मटीरियल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो स्पेस हमें दी गई है उसका हम प्रॉपरली यूज़ करें और बिल्डिंग मटेरियल जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि लोगों की कॉस्टिंग कम आए। व्हाट आर सम चैलेंजेस इन क्रिएटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज? क्या मेन चैलेंजेस हैं? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, हाँ है। हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अपोजिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। पहले भी शायद आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट इन अफोर्डेबल हाउसिंग? टू इंश्योर दैट हाउसिंग मीट्स द नीड ऑफ द कम्युनिटी, टू प्रिवेंट न्यू रेजिडेंट्स फ्रॉम मूविंग इन, टू कीप प्रॉपर्टी वैल्यू हाई, टू मेंटेन द स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर हम जाएंगे 53 का, है ना। टू इंश्योर दैट हाउसिंग मीट्स द नीड ऑफ द कम्युनिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हाउसिंग है कम्युनिटी की नीड को, कम्युनिटी की बात आ रही है। व्हाट आर सम पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग? इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम फॉर रेजिडेंट्स, ऑब्वियसली बात है। रिड्यूस होमलेसनेस, इंक्रीज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डस प्रधानमंत्री आवास योजना स्टैंड फॉर? तो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ही स्टैंड, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। वैन वाज दी प्रधानमंत्री जो है 2015 में 25 जून को लॉन्च की थी मोदी जी ने। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन पुअर, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ केयर नहीं। तो जो गरीब लोग हैं, अर्बन गरीब लोग, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। लोगों को घर बना के दे रही है सरकार। 2 करोड़ का टारगेट किया था, 70 लाख दे भी चुकी है। अंडर विच कैटेगरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना इज बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउस, है ना। तो EWS और LIG जो है इनको अपना घर खुद बनाना होता है। इनको इजी रेट पे ऋण मिल जाता है 6.5% पे, और घर बना के अगर देते हैं तो 322 स्क्वायर फीट का होता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी अंडर PMAY? अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो 20 साल तक लागू होती है। आप 20 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मैंने आपको बताया कि 6% की रेट होती है, 6.5% की रेट होती है, और डिफाइनली जाएँ तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आता। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एक अलग योजना है, ये भी उसी के साथ लागू की गई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMAY? मुख्यमंत्री आवास योजना। MMAY मुख्यमंत्री आवास योजना, अनुदान मुख्यमंत्री, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, मुख्यमंडल, मुख्यमित्र, मुख्यमंत्री, है ना। तो इस टाइप की जो योजना है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री आवास योजना? जी हाँ, राजस्थान ने लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री आवास योजना। प्रधान हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, वो दे रहे हैं। और आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाउ इज़ द लोन अमाउंट डिस्बर्स्ड अंडर MMAY? इन ए लमसम, इन इंस्टॉलमेंट, डायरेक्टली टू द बिल्डर, डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी। तो आजकल जो है डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी ही सब लोग अमाउंट ट्रांसफ़र होने लगा है, तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में चले जाते हैं पैसे। तो
आपने इतने अच्छे से मेरा लेक्चर देखा और लेक्चर देखने में आपको अच्छा लगा हो, और मैं ऐसे ही आपको टाउन प्लानिंग और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एनलाइटनमेंट की बात करेंगे। तो आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।